हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटेड नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बैंक चैप्टर में आपके फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं कमर्शियल बैंक्स के। पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड आपका है सोशल फंक्शंस। तो इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कशन की थी। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि बैंक होता क्या है, उसकी सारी हिस्ट्री जानी थी। स्केड्यूल बैंक्स, नॉन स्केड्यूल बैंक्स के बारे में पढ़ा था। आपका कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा जिसमें आपके कमर्शियल बैंक के फंक्शन होंगे। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन की। तो बच्चे क्या होता है बैंक्स के, अगर बैंक का नाम आ गया तो मैंने क्या बताया था, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लोग बैंक को क्या कहते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें हम लोग पैसा जमा करवा सकते हैं। बैंक हमें क्या देता है, लोन देता है। तो ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में है। ये इसके क्या होते हैं, बैंक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी फंक्शंस, कि ये बैंक तो करता ही करता है। लेकिन इसके अलावा भी बैंक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में बैंकिंग क्या है, फाउंडेशन है हमारे इकोनॉमी की। तो ये सेकेंडरी फंक्शंस भी बहुत परफॉर्म करता है और हमें सोशल फंक्शंस भी परफॉर्म करके देता है। तो सबसे पहले जो बात हम लोग करते हैं दैट इज़ प्राइमरी फंक्शंस। तो बैंक क्या है, 2 तरीके के प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला आपका क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ द डिपॉजिट एंड सेकंड है आपका एडवांसिंग ऑफ द लोन्स, कि आपके जो डिपॉजिट्स है वो बैंक एक्सेप्ट करता है और आपको क्या प्रोवाइड करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स की। देखो बच्चे क्या है कि जो बैंक है वो आपके पैसे जमा करके रखता है, ठीक है। पब्लिक से क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। अब ये डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन उसके पीछे क्या है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप लोग अलग अलग अकाउंट्स में अपने जो ये पैसे हैं वो जमा करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक हमें उसके बदले में क्या देता है, ब्याज देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ क्या है, बैंक हमें पे करता है, ताकि हम जब अपना पैसा निकलवाएं तो उसके बदले में हमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर अकाउंट पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। तो हम इसके लिए क्या है, हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि ये अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है बच्चे आपका फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। तो जो फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे एफडी। एफडी क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। कुछ समय के लिए आपके पास ये पैसा क्या है, मतलब बैंक के पास सेव होके रखता है। इसमें हम लोग एक टाइम फिक्स्ड कर देते हैं, भले वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब आपने क्या है, बैंक में पैसा जमा करवा रखा है एक फिक्स्ड टाइम के लिए। अब वो फिक्स टाइम के बाद ही क्या है, आप बैंक से वो पैसा विड्रॉ करवा सकते हो, ताकि आपको क्या है, फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले उस बैंक से। तो जो कैश डिपॉजिट होता है इस अकाउंट में वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है। जब वो पैसा क्या है, एक पर्सन वहाँ पे जमा करवाता है, उसको क्या बदले में मिलती है, एक रिसीप्ट मिलती है। और इस रिसीप्ट को हम लोग नाम क्या देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट। अब उस रिसीप्ट पे लिखा क्या गया होता है, डिपॉजिटर का नेम क्या है, कितना पैसा आपने जमा करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है और कितने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा आपने जमा करवाया है। अब ये जो रिसीप्ट होती है दैट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। नॉट ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ कि जब आपने एफडी में अपना पैसा क्या है लगाया हुआ है, जमा करवाया है, आपको डर नहीं होता किसी चीज़ का कि वो पैसा क्या है, स्टोलन हो जाएगा, क्योंकि आप उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। कोई और पर्सन ही आपके एफडी को क्या है, यूज़ नहीं कर सकता। अगर सपोज करो कि आपके जो ये एफडी है वो किसी रॉन्ग हैंड्स में चली जाती है, तब भी वो पर्सन इस चीज़ का क्या है, मिसयूज़ नहीं कर सकता। उसकी क्या है, मैच्योरिटी डेट के बाद ही का पैसा मिलेगा, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। वो आपके मतलब पूरा का पूरा डिपेंड होगा आप लोगों पे कि आपने जो एफडी करवाई है, ठीक है ना, वो पैसा सिर्फ आपको ही मिलेगा। तो दैट इज़ अ नॉट ट्रांसफरेबल। अगर डिपॉजिटर को सपोज करो पहले ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो फिक्स्ड पीरियड से पहले ही वो क्या कहता है, अपना पैसा बैंक से निकलवाना चाहता है, तो वो निकलवा तो सकता है। लेकिन अब देखो, बैंक ने पहले उसको क्या देना था, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना था, लेकिन अब क्या होगा, बैंक कुछ पैसे उससे कट करेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, की पैसा कुछ बैंक अपने पास फिर रखता है। तो वैसे ही क्या है कि बैंक अपने पास कुछ पैसा रखेगा और आपको क्या है, बाकी का पैसा आपको वापस कर देगा।
अब ये लोग ज़्यादा एफडी करवाते क्यों हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अट्रैक्ट करता है ये वाला ही अकाउंट आपका। जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए आपने बैंक के पास पैसा जमा करवाया है उतना ही क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपने लंबे समय के लिए बैंक को अपना पैसा दे रखा है। इसी वजह से इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। अब सेकंड बात करते हैं, वो है आपका करंट या फिर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। एक जो डिपॉजिटर है, देखो अगर सपोज बात सिंपल सी की जाए, जैसे आपने क्या है सिर्फ जनरली अपना किसी बैंक अकाउंट में खाता खुलवा लिया। अब वहाँ पे क्या है, आप पैसा जमा करवाते हो, कभी भी विड्रॉ करवा सकते हो, जैसे जैसे आपको ज़रूरत होती है, जमा करवा रहे हो, विड्रॉ करवा रहे हो। तो दैट मीन्स ये आपका कोई फिक्स्ड अकाउंट तो नहीं है कि यहाँ पे आप पैसा विड्रॉ नहीं करवा सकते। और जब आपने बैंक में किसी बैंक में खाता खुलवा लिया तो वो आपके पास में कुछ मिनिमम लिमिट ऑफ क्या है, पेमेंट मांगता है। कि सपोज करो अगर हम लोग किसी भी बैंक की एग्जांपल ले लें, सपोज आप एग्जांपल ले लेते हो कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक में क्या है बच्चे कि आपकी जो मिनिमम लिमिट है ना, मिनिमम पैसा इसमें जमा करवाना ही पड़ेगा। जैसे रूरल ब्रांचेस में अगर बात की जाए तो 500 मिनिमम, अर्बन में बात की जाए जो 1000 है वो मिनिमम अकाउंट है। अगर आप ये पैसा मिनिमम से कम हो जाता है तो बैंक क्या है, कुछ ना कुछ पेनल्टी आप पे लगाता है। तो ये ऐसा खाता होता है जहाँ पे आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक डिपॉजिटर है वो अपना पैसा जब चाहे इसमें डिपॉजिट करवा सकता है, जब चाहे विड्रॉ करवा सकता है। और ज़्यादातर ये कौन यूज़ करता है, बिजनेसमैन अपने फंड्स को इसी अकाउंट में खुलवाते हैं। इस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, तो ये हम चीज़ें पढ़ ही चुके हैं। और बैंक क्या है, कुछ चार्जेस को डिमांड करेगा अगर आपने इस अकाउंट में मिनिमम जो आपकी लिमिट है उससे कम पैसा अगर हो गया तो। अब अगर आपने यहाँ से पैसा क्या है निकलवाना है, वो किसके थ्रू निकलवा सकते हो, चेक के थ्रू निकलवा सकते हो। इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज डिमांड लायबिलिटी। और अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, चेकिंग अकाउंट, क्योंकि चेक्स के द्वारा आप लोग पैसा क्या है विड्रॉ करवाते हो। थर्ड है बच्चे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये अकाउंट किस लिए होता है, आपके सेविंग्स को, जो छोटे छोटे सेविंग्स घर पे करके रखते हो उसको इनकरेज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड बाय द बैंक ऑन द अकाउंट टू बी विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर। कि बैंक्स क्या करता है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है उस मतलब अमाउंट पे जो आप विड्रॉ करवाना चाहते हो। अब देखो सेविंग्स है, ये सेविंग्स है, तो दैट मीन्स बैंक उस पर आप जब मर्जी चाहो तो पैसा निकलवा नहीं सकते। बैंक उस पर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, रिस्ट्रिक्शन। नहीं तो ये तो आपका फिर वही सेम चीज़ है कि करंट डिपॉजिट ही बन जाएगा ना। अगर जब चाहो पैसा निकलवा लिया, जब चाहे पैसा किया है उसमें डाल दिया। नहीं, सेविंग अकाउंट है, इसका मतलब बैंक कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि कब आप पैसा अपना विड्रॉ करवा सकते हो, कितना अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो। अगर देखो इफ़ द लेटर वॉन्ट्स टू विड्रॉ मोर मनी देन इज अलाउड। अब सपोज करो बैंक क्या कहता है कि आप 1000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन आप क्या बैंक को कहते हो कि मुझे तो 1200 रुपया चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक को पहले से ही नोटिस देना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा पैसे अलाउ करने की परमिशन दी जाए। तो इस पे भी बैंक क्या है, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा, क्योंकि बैंक ने आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है पैसे को विड्रॉ करने के लिए। तो बैंक इंटरेस्ट तो चार्ज आपको करेगा, लेकिन क्या होगा, वो इंटरेस्ट रेट आपका एफडी अकाउंट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एफडी तो आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिया जाता है। फिर है आपका होम सेफ सेविंग अकाउंट। अब ये जो अकाउंट है रिसेंटली ये बैंक्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें अब बैंक्स क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्टेबल सेफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, डिपॉजिटर को उसी की प्लेस पे। अब इसमें क्या होता है, जो की होती है ना उस सेफ की, वो किसके द्वारा रखी जाती है, वो बैंक खुद रखता है उस सेफ की। डिपॉजिटर उसमें क्या है, छोटी छोटी सेविंग्स डालता रहता है जैसे जैसे उसको कन्वीनियंस है। उसके बाद क्या है, वो जो पर्सन है, वो जो आपका सेफ है, वो बैंक को कुछ समय के बाद हैंड ओवर कर देता है। अब हैंड ओवर कर दिया तो इसका मतलब उसका जो पैसा है वो अकाउंट में बैंक ने चढ़ा दिया, मतलब सेविंग हो गई उसकी। कई बैंक कहते हैं मैनी बैंक्स कलेक्ट द सेव्ड अमाउंट बाय डिप्यूटिंग एन एजेंट टू द प्लेस ऑफ द डिपॉजिटर। कई बैंक्स तो क्या करते हैं कि जो ये सेविंग वाला जो सिस्टम है वो कलेक्ट करते हैं ना, एक एजेंट लगाया होता है
ठीक है, ताकि डिपॉजिटर के पास में से ये क्या है पैसा लेके आओ। तो जो इंटरेस्ट पे होता है बच्चे वो कम होता है इस पे, सेविंग अकाउंट से भी कम होता है, क्योंकि ये जस्ट क्या है बैंक आपके इसी वजह से करता है क्योंकि आप क्या है पैसा सेव करना सीख जाओ, कि आपको एक सेफ प्रोवाइड कर दिया कि बैंक के पास में रहेगी और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या है आप उसमें पैसा डालते रहोगे। कुछ समय के बाद आप वो चीज़ क्या है जो सेफ है बैंक को हैंड ओवर कर दोगे, बैंक उसके लिए आपका एक खाता खोल देगा, अकाउंट में जमा करवा देगा। बस ये चीज़ है आपकी। इंटरेस्ट क्या होगा, कम पे होगा सेविंग अकाउंट से भी। फिर है आपका रीअकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रीअकरिंग में देखो क्या होता है, इस अकाउंट में एक स्पेसिफिक अमाउंट को आप लोग डिपॉजिट करवाते हो हर मंथ या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि वो 12 मंथ्स, 24, 36 या फिर 60 मंथ्स, ये होता है रीअकरिंग। अब ये अमाउंट क्या है विड्रॉ नहीं करवाया जा सकता बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड, इसको भी हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस के अंडर आप लोग विड्रॉ करवा सकते हो, लेकिन बैंक इतनी जल्दी आपको वो परमिशन नहीं देता भी आप ये पैसा विड्रॉ करवा सको। जो इंटरेस्ट इस पे जो चार्ज होता है तो वो क्या है, इंटरेस्ट रेट आपका डिपॉजिटर के अकाउंट में सीधा ही क्या है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब टाइम डिपॉजिट के साथ में जो इंटरेस्ट इस पे भी पे होता है ना, वो बाकी सारे खातों से क्या होता है ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही होगा ना। अब यहाँ पर टाइम आ गया देखो, 12 मंथ्स, 24 मंथ, 36, 60 हो गया, हर मंथ आप जमा करवा रहे हो इस पे, तो दैट मीन्स कि आप लोग की एक डेट रखी हुई है, एक्सपायरी डेट से पहले आप उसको क्या है ले नहीं सकते, तो अपने आप ही ये बच्चे की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ज़्यादा ही चार्ज होगा इस पे रीअकरिंग पे। सेकेंड जो इसका फंक्शन था प्राइमरी फंक्शन, दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स देना। तो अदर प्राइमरी फंक्शन जो कमर्शियल बैंक्स का होता है वो क्या होता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करना। एक जो सर्टेन पार्ट होता है ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय बैंक्स एज डिपॉजिट इज केप्ट इन द रिजर्व। अब ये लोन कहाँ से देता है बैंक, देखो लोगों ने अपना पैसा बैंक के पास में जमा करवा लिया, उसमें से कुछ पैसा तो बैंक अपने पास रखता है। सपोज करो कि 1,000 रुपया हमने बैंक के पास में जमा करवा लिया, अब बैंक ने क्या किया 100 रुपया रख लिया एज अ रिजर्व, बाकी का जो 900 रुपये है वो क्या दे दिया, लोन की फॉर्म में दे दिया। और यहाँ पे बैंक एक अजम्पशन लेके चलता है कि सारे तो एक तरफ बैंक पे पास नहीं आ जाएंगे अपना पैसा क्या है वापस मांगने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने बैंक में खाते खुलवाए होते हैं। अब देखो जिसको ज़रूरत पड़ी वो पैसा लेके जा सकता है, उसमें बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सारे तो एकदम से नहीं ना आ जाएंगे। तो बैंक क्या करते हैं, कुछ थोड़ा जब बहुत पैसा रिजर्व में रख लेता है, बाकी सारा क्या कर देता है लोन में दे देता है। अब ये बैंक पैसा देते क्यों है लोन में, मोस्टली फॉर दी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, और इस पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी बैंक रखता है कि सपोज करो ना अगर बैंक के पास में वो पैसा पूरा ना आया तो कुछ ना कुछ आपका हम लोग सिक्योरिटी की तरफ से रखते हैं ना, ताकि पैसा नहीं आया तो वो चीज़ तो हमारी होगी ही, बैंक उसको बेच के क्या है पैसे को रिकवर कर सकता है। अब किस तरीके से बैंक लोन प्रोवाइड करता है, सबसे पहला है कैश क्रेडिट। तो एक जो डेप्टर है इज अलाउड टू विड्रॉ ए सर्टेन अमाउंट ऑन अ गिवन सिक्योरिटी, ठीक है ना, कि बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकता है कुछ सिक्योरिटी देके। तो जो डेप्टर है वो विड्रॉ कर सकता है अमाउंट अपनी लिमिट के अंदर जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, और बाद में बैंक को क्या कर सकता है रीपे कर सकता है। जो इंटरेस्ट चार्ज होगा बैंक पे ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन, मतलब कितना अमाउंट आपने उसको दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्या है इंटरेस्ट आपका बैंक चार्ज करते हैं। सेकेंड है बच्चे ओवरड्राफ्ट। क्लाइंट्स जिनका करंट अकाउंट चल रहा होता है बैंक के पास में, उनको कुछ पैसा क्या है ज़्यादा निकलवाना बैंक अलाउ कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ रिलायबल पर्सनस को ही दिया जाता है। सपोज करो एक पर्सन है, उसके 10,000 रुपये पड़े हैं करंट अकाउंट में, लेकिन बैंक क्या करता है, उसको ज़रूरत है तो बैंक क्या करता है उसको चेक इशू कर देता है 12,000 का। तो 2,000 जो हुआ 2,000 क्या हुआ, दैट इज़ ओवरड्राफ्ट। ये बहुत ही रिलायबल पर्सन्स को थोड़े समय के लिए ही दिया जाता है, ठीक है, इसको हम लोग किसकी फैसिलिटी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट की। थर्ड वन है आपकी लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये जो लोन्स दिए जाते हैं ये कुछ फिक्स्ड अमाउंट में दिए जाते हैं। बैंक क्या करते हैं, जो ये लोन का अमाउंट होता है
वो अपने मतलब एक बुक्स में डालते हैं डेप्टर की कि कितने उसने पैसे आपसे उधार लिए हैं। तो जो डेप्टर है वो कभी भी अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लोन्स हैं जो बैंक प्रोवाइड करवा रहा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको देता है। बैंक पहले से ही आपके अकाउंट में क्या है लिख देता है ये लोन का अमाउंट। अब जब चाहो उसको बैंक से विड्रॉ करवा सकते हो। अब इंटरेस्ट भी ये सारा का सारा जितना मतलब होल अकाउंट या अमाउंट है जो आपने बैंक से लिया होगा, तो बैंक आपको आप पे क्या है इंटरेस्ट को चार्ज करेगा फ्रॉम द डे द लोन इज सैंक्शन, मतलब जब से ये लोन सैंक्शन करके रखा है, irrespective of the fact that the debtor withdraws the whole amount or the part of it। ये नहीं आपने ध्यान में देना कि डेप्टर ने सारा का सारा लोन में वो पैसा उठाया है या आधा ही उठाया है, लेकिन इंटरेस्ट लगना तब से शुरू हो जाएगा जब से आपने उस लोन को सैंक्शन करवा लिया है। बस ये चीज़ है यहाँ पे। फिर है आपका बच्चे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की थी, बस इसको हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ लेते हैं। तो ये अनदर मेथड है कि कैसे बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि बैंक्स क्या करता है, बैंक गिव एडवांस टू देयर क्लाइंट्स ऑन द बेसिस इफ देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द सच बिल्स। जैसे हमने कल एग्जांपल ली थी ना राम और श्याम की, तो इसमें बैंक क्या है आपको उधार दे देता है, पैसा एडवांस करता है, लेकिन आपने बैंक को क्या जमा करवा के रखा हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे वहाँ पे अमाउंट लिखी होगी कि जैसे 4 महीने के अंदर अंदर आपको बैंक को 2 लाख रुपया देना है। अब बैंक क्या करता है पूरा का पूरा पैसा आपको उस मैच्योरिटी डेट के बाद नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि एडवांस में बैंक ने आपको लोन दे रखा है। कुछ पैसा बैंक क्या करेगा डिडक्ट करेगा आपकी फेस वैल्यू से। ये लिखा हो ना, अ डिडक्शन इज मेड आउट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बिल फॉर द पीरियड द बिल इज येट टू रन। जब तक बच्चे बिल क्या है रन कर रहा है, ठीक है, जब मैच्योरिटी डेट नहीं आ जाती तब जाके एक बैंक क्या है डिडक्शन करेगा आपके उस अकाउंट से, मतलब 2 लाख जैसे हमने एग्जांपल ली थी, और इस डिडक्शन को क्या कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। अब जो ये बिल है वो क्या है डिस्काउंट हो सकते हैं ओनली द ट्रेड बिल्स। तो बिल्स आर डिस्काउंटेड को हम लोग कितना वो पैसा मतलब बैंक आपसे ले रहा है वो रेट कौन फिक्स करता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा होगा। जब एक्सपायरी हो जाएगी मैच्योरिटी पीरियड की तो ये जो पैसा है, ठीक है ना, अमाउंट जो मेंशन किया जाता है बिल में वो उस पर्सन से कलेक्ट बैंक कर लेता है। ये सेम एग्जांपल वही वाली है। तो नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द बैंक्स टेंट अमाउंट्स टू एडवांसिंग लोन्स बाय देम टू द गवर्नमेंट। अब क्या होता है बच्चे कि गवर्नमेंट जो आपके बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेते हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड कर देते हैं लोन्स को प्रोवाइड कर देते हैं। बैंक्स क्या है ज़्यादातर प्रेफर क्यों करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना, ताकि वो कुछ ना कुछ निवेश कर सके, कुछ सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सके, उसके बदले में बैंक उनको क्या है कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है इन सभी वीडियोस की बच्चे आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये लिंक आपको दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ जाकर आप इनको क्या है डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी आप मेरे को कंटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो आप मुझे वहाँ पे मैसेज से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब नेक्स्ट जो आपका बच्चे ये फंक्शन है, देखो ये भी प्राइमरी फंक्शन ही है। ये क्या है आपका क्रेडिट क्रिएशन, जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे भी। अब जो आजकल जो बैंक्स हैं वो जो हम लोग देखते हैं ना कि जो पैसा आपके पास रखा बैंक ने एज अ रिजर्व रखा, फिर बाद में बैंक लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, उससे बैंक क्या करता है क्रेडिट क्रिएट करता है, पैसे को क्रिएट करता है। तो ये भी एक बैंक का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब बात करते हैं रजे सेकेंडरी फंक्शंस की, मतलब प्राइमरी फंक्शंस के अलावा बैंक और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। पहला है बच्चे आपके एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस देखते हैं कि बैंक क्या है एक तरीके के एजेंट्स होते हैं आपके कस्टमर्स के अलग अलग वे में। सबसे पहली चीज़ कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बैंक्स क्या करते हैं
चेक्स को कलेक्ट करते हैं, रेंट वगैरह इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर के बिहाफ पे वो सारी चीज़ें ये चीज़ करते हैं। टैक्स की पेमेंट करना हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सारा कुछ आजकल बैंक करके देते हैं। जैसे आपने बैंक में कोई पैसा जमा करवा रखा है ना, तो बैंक या फिर आप कह सकते हो कि कोई लोन ले रखा है, तो बैंक वो लोन कैसे रिकवर करता है, या आपने सपोज करो कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसके जो इंस्टॉलमेंट्स जानी है, तो ऑटोमेटिकली बैंक आपके लिए ये सारा काम कर देता है, सीधा आप जो है अकाउंट में डिलीवर करते जाते हो वो सारी चीज़ों को। सेकेंड वन, परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़। बैंक नॉर्मली, बैंक को देखो ज़्यादा नॉलेज है कि किस स्टॉक में, शेयर बिजनेस में किस रिगार्डिंग आपको करना चाहिए काम। सो एज सच दे बाय करते हैं, सेल करते हैं और सेफ कस्टडी में रखते हैं आपका पैसा या सिक्योरिटीज़ हो गया ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। ट्रस्टी एंड द एग्जीक्यूटर, मतलब एक हिसाब से क्या है, बैंक आपके ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर के भी हेल्प करते हैं। जैसे आपको बैंक के पूरा ट्रस्ट होता है, सारे आपके फंक्शन एग्जीक्यूट करता है बैंक, ठीक है ना। जैसे जैसे आप लोग उसको एडवाइस देते जाओगे, कस्टमर मतलब बैंक को एडवाइस देता जा रहा है। फिर है आपका रिमिटिंग ऑफ मनी। रिमिटिंग ऑफ मनी में देखो, बैंक्स ऑल्सो रिमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू द बैंक ड्राफ्ट। एक से दूसरे प्लेस में पैसा आपने क्या करना है, भेजना है, तो वो भी आपका क्या है, ड्राफ्ट के थ्रू होता था ना। जैसे कॉलेज की फीस भरनी है, ड्राफ्ट कट करके आप सीधा उस पर पैसा ट्रांसफ़र कर देते हो उनके खातों में, तो वो भी बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। फिर है परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये भी हमें पता ही है कि बैंक क्या करता है, बाय करता है, सेल करता है फॉरेन एक्सचेंज को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट है लेटर ऑफ द रेफरेंसेस। बैंक्स आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है कि इकोनॉमिक पोजीशन उनके कस्टमर्स की कैसी है। टू किसको बताता है, टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स को वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि आपके जो इकोनॉमिक पोजीशन है डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेडर्स की, कस्टमर्स को पूरी के पूरे अच्छे तरीके से प्रोवाइड करके दे देता है, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक तरीके का रेफरेंस देता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है बच्चे जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। और क्या क्या चीज़ें, मतलब ये तो था एजेंट है एक आपका बैंक, ठीक है। अब आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जनरल यूटिलिटी, जिससे आपकी यूटिलिटी बढ़ती है। पहला है लॉकर फैसिलिटीज़। ये तो पढ़ा भी था हमने कि बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने अगर आपकी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप लोग लॉकर्स में रख सकते हो। और इसका जो रेंट होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन आप ये मानते हो कि बैंक बहुत ही सेफेस्ट प्लेस है, वहाँ पे आपकी ये चीज़ें क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी। फिर है आपका ट्रैवलर्स चेक एंड द लेटर्स ऑफ क्रेडिट। बैंक्स आपको क्या इशू करता है, एक ट्रैवलर चेक इशू करता है, या फिर जो लेटर्स हैं क्रेडिट के वो इशू करता है। सो देयर कस्टमर्स, ओके, सो दैट दे मे बी स्पेयर्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ कैरिंग कैश ड्यूरिंग देयर जर्नी। मतलब आप लोग क्या चाहते हो, अभी हमें कैश कैरी ना करना पड़े, तो इसी वजह से बैंक आपको क्या है, पहले से ही कुछ ना कुछ ट्रैवलर्स चेक या लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करके दे देता है। नेक्स्ट इज बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैंड्स। अब बैंक्स को पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है एक कंट्री की, तो बैंक क्या है, अपने कस्टमर्स को एडवाइस भी देता रहता है फाइनेंशियल मैटर्स में, कि कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई स्टेटिस्टिकल डाटा होगा, ठीक है ना, जो भी बैंक्स के द्वारा कलेक्ट किया होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। फिर है बच्चे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। गुड्स को ट्रांसफ़र करने में भी देखो बैंक हेल्प करता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो क्या करते हैं, आफ्टर कंसाइनिंग गुड्स टू देयर रिटेलर्स सेंड द रेलवे रिसीप्ट, मतलब कंसाइनमेंट नोट। अब कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, कितने मतलब गुड्स वगैरह हैं उसकी एक लिस्ट होती है जो शिपमेंट के लिए आप लोग भेजते हो, और ये प्रूफ भी प्रोवाइड करता है भी वही जो कंसाइनमेंट है वो जिसने डिलीवरी करवाई थी या जिसके पास डिलीवरी जानी उसके पास पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी, तो ये कंसाइनमेंट नोट होता है जो बैंक इशू करता है। अब जो रिटेलर्स हैं गेट देयर रिसीप्ट फ्रॉम द बैंक ऑन पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट टू इट, मतलब वैल्यू पेमेंट करके उस गुड्स एंड सर्विसेज की एक रिसीप्ट मिल जाती है। उस रिसीप्ट को बाद में क्या है, हैविंग ऑब्टेन द रेलवे रिसीप्ट फ्रॉम द बैंक। अब बैंक क्या है, वो रेलवे रिसीप्ट क्या है ऑब्टेन करने के बाद, मतलब बैंक के द्वारा वो डिलीवरी कर देता है सारे के सारे जहाँ पे भी आप लोग क्या है उस गुड्स को पहुँचाना चाहते हो। अब इस तरीके से देखो क्या हो गया,
कि आपने वो पैसे किसको दे दिए, बैंक को दे दिए, ठीक है, क्योंकि आपने क्या है गुड्स को कहीं और पहुंचाना था। फिर जब वो गुड्स वहाँ पे पहुंच जाएगी, बैंक क्या करेगा, उसको आगे डिलीवर कर देगा, ठीक है ना। जो कंसाइनमेंट थी, जो नोट था, वो बैंक आगे उसको डिलीवर कर देगा। इस तरीके से बैंक हेल्प करता है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन करने में भी। तो हम लोग कह सकते हैं कुछ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी बैंक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगला है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन बहुत सारे हैं बैंक से, कि आजकल बैंक अपना ये काम के अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, सोशल वेलफेयर भी करता है। जैसे फर्स्ट क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से देखो शुरू होती है, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, पूंजी निर्माण जिसे कहते हैं। अब बैंक्स क्या करता है, हमारे पास ऐसे ही घर में कोई सेविंग्स पड़ी है तो बैंक कलेक्ट करता है उस सेविंग्स को, उसको इन्वेस्ट करता है, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी, जिस तरीके से आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है और ज़्यादा बढ़ता है, आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। सेकंड है इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन। अब बैंक क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करता है जिससे वो और ज़्यादा इनोवेशन कर सके। अब इससे क्या होगा, वो नई नई चीज़ें बनाएंगे, आपकी डिमांड जो उन चीज़ों की हो गई वो बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। थर्ड है इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है, इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करता है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को या जो व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनको फ़ायदा हो, वो नई से नई इन्वेस्टमेंट कर सके। अब हमने पढ़ा भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो बैंक इस हिसाब से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। उससे इंडस्ट्री डेवलप होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। अब बैंक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके रूरल एरियाज़ में भी। वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं जैसे फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो क्या है एग्रीकल्चर टूल इक्विपमेंट्स हो गया, वो क्या है इजीली खरीद पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाए अपनी लैंड की। जिस तरीके से फार्मर्स क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उन्होंने अपने क्या है बैंक्स ने अपने ब्रांचेस भी खोल रखे हैं रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे लोगों की जो सेविंग आइडल पड़ी है उसको मोबिलाइज किया जा सके, प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री की। फिर है हेल्पफुल इन पुशिंग अप द डिमांड। डिमांड को बढ़ाने में भी देखो हेल्प करता है। हमें पता है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोगों की आमदन क्या होती है, कम, उनका लो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और इस जो डिमांड को बढ़ाना है तो वो क्या करते हैं, डिमांड भी कम करते हैं क्योंकि पैसा कम है उनके पास। अब बैंक्स क्या करता है, फिर यहाँ पे बैंक्स क्या करता है बच्चे, लोन्स प्रोवाइड करता है उनके कस्टमर्स को ताकि वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीद सकें। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीद सकें तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नई नई इंडस्ट्रीज़ की सेटअप होगी, जिससे उनकी आमदन ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पैदा होगी और लोगों को क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उन लोगों का बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक ने उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया ना। तो बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग कंज्यूमर क्रेडिट, जिससे क्या है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। फिर है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। एक जो ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम होता है वो प्री कंडीशन है फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब आपका बैंकिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी पे। इसी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो कमर्शियल बैंक्स की जो सिग्निफिकेंस, उनमें कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से ये बैंक्स क्या है अपने क्रेडिट को बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, तो ये आपके मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं जिस हिसाब से बैंक क्या है अपने तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। कंट्रोल में चलती है ये सेंट्रल बैंक के, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। फिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। कमर्शियल बैंक आजकल हेल्प करती है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी। ये लोन्स प्रोवाइड करती है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो अनएम्प्लॉयड यूथ होती है वो अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। हम कहते हैं ना जैसे स्टार्टअप्स ओपन करो, आत्मनिर्भर बनो, कि हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो उस वजह से बहुत सारी स्कीम्स भी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा और बहुत कम ब्याज दर पे करेगा, जिससे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना संभावित है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? एक लेक्चर बस इसका रह गया, दैट इज़ रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इससे क्या है हेल्प मिल सके। थैंक यू।